Yeah. So are we all ready? Let's continue. Students, we just finished this question. There's a note in that question saying that ignore 14A के expenses, मतलब 14A provision. 14A provision क्या है? See, there's a matching principle. अगर इनकम टैक्सेबल है तो उसके खर्चे भी हम कंसिडर करेंगे. अगर इनकम एग्जम्प्ट है तो डू वी कंसिडर इट्स खर्चास? नो. लाइक डिविडेंड इनकम. डिविडेंड इनकम अर्न करने के लिए आपने कुछ आपका खर्चा या कुछ हुआ रहेगा, तो दैट डिविडेंड इनकम के लिए जो भी खर्चा है हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो एग्जम्प्ट है अप टू 10 लाख. हाँ, और उसके ऊपर जो 10 लाख के ऊपर टैक्सेबल है उसके लिए भी कंसिडर नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज सेक्शन 115 BBDA क्लियरली सेज फ्लैट एट 10%, नो एक्सपेंसेस अलाउड, नो सेट ऑफ अलाउड, नथिंग अलाउड. बराबर है? So that's like this kind of a provision is there in 14A, and 14A sometimes says कि if you have exempt income तो आपको proportionately ना ऑफिस से रिलेटेड कुछ खर्चे डिसअलाउ करने पड़ते हैं क्योंकि उस exempt income के लिए भी आपने खर्चा किया रहेगा. So it's not there for you, so you just can just ignore it right now. बराबर? So let's go ahead to the next question. I think the next question would be on the next sheet that you've got today. उसका पहला क्वेश्चन अमेंडमेंट के ऊपर है, सेक्शन 44 AE के लिए. I don't. You were not there earlier. Come on, let's start at least. Come on, 14 AE के ऊपर जो क्वेश्चन है रीड करो. Let me see if I have extra. नहीं, एक ही है. Sit with her then. Both of you sit together. चलो ज्यादा नहीं है. 7, 8, 9, 10 फिनिश करते ये भी. थ्योरी भी कर देते फिर. हाँ हाँ, गुड आइडिया. रियली अ गुड आइडिया. Not a good idea. Whichever is earlier, no, whichever is later. मुझे लेट नहीं हो रहा है अभी. चलो, यहाँ है लेक्चर मयूर सर का. ठीक है, देखते हैं. चलो देन हरी अप. कम जो सीक्वेंस है उसमें चलो. मतलब मंडे का थोड़ा लेक्चर पीजीबीपी में जाएगा एंड देन कैपिटल गेन स्टार्ट होगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ये पढ़ो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबरिंग में ये हो गया रहेगा कुछ, तो इधर है क्या? Would your answer change if the goods vehicles were purchased in April 2018? जो 2018 में दो vehicles purchase किए आपने 10 अप्रैल 2018 को, you put them to use in July 18, तो आंसर बदल जाएगा ना. जुलाई 18 से वर्किंग होगा. 44 AE में ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट यूसेज. समझा? नहीं तो पुट यूज करेंगे तो क्या फायदा है, वापस फिर से चालू हो जाएगा. अच्छा, तुमने कितने महीने यूज किया, तुमने कितने. वी वांट टू सिंप्लीफाई इट, सो वी से ओनरशिप. यू लाइक इट, यू फॉलो इट. यू डोंट लाइक इट, डोंट फॉलो इट. मेंटेन बुक्स, गेट देम ऑडिटेड. बराबर? चलो, तो एक तो इसमें से पहले बताओ हैवी और लाइट व्हीकल कौन सी. यहाँ पे हैवी व्हीकल कौन सी, क्योंकि हैवी के लिए 1000 पर टन, अबाउट 12,000 वाली हैवी हो जाएंगी. मतलब 5 और 6 नंबर पे जो है दैट इज हैवी, एंड 1 to 4 इज लाइट. लाइट के लिए क्या है? 7,500 पर मंथ पर व्हीकल पार्ट देयर ऑफ. एंड हैवी के लिए क्या है? 1,000 पर टन पर मंथ एंड पार्ट देयर ऑफ. बराबर है? हाँ, ठीक है. चलो करते वर्किंग. कंप्यूट इनकम अंडर 44 AE. तो गिव द हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम.
ना फर्स्ट कब परचेज किया? 10 अप्रैल 2018 को। इसका क्या होगा? 10 अप्रैल 2018 को आपने कितनी व्हीकल्स परचेज की? टू व्हीकल्स, बराबर है। तो दीज 2 व्हीकल्स यू आर ओनिंग फॉर 10 अप्रैल, मतलब हो गया पूरे 12 महीने हो गया, बराबर। 30 अप्रैल भी होता तो भी 12 महीने आता। हाँ, पार्ट देयर ऑफ है। 1 डे विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज 1 मंथ। सो यू ओन दीज व्हीकल्स फॉर, ये कितनी है? डेट ऑफ परचेज लिखती हूँ यहाँ पे, तो अपने को क्लैरिफाई, डेट ऑफ परचेज इनटू ब्रैकेट पहले यहाँ पे लिखो लाइट व्हीकल। ये 44AE में तो इतनी बार अमेंडमेंट्स आए। एक बार हैवी, नॉन हैवी, मीडियम, ऐसे 3 होते थे, फिर हैवी नॉन हैवी, फिर हैवी नॉन हैवी का बाइफिकेशन चला गया, सबके लिए 7500 वापस आ गया। तो ओवर द इयर्स एटलीस्ट आई हैव सीन 10 times changes happening in that heavy, non heavy and the amount. So now again it has come back to heavy and non heavy. So 7500 पर मंथ के हिसाब से इनटू कितनी गाड़ियां हैं? टू व्हीकल्स, कितने महीनों के लिए? 12 months। तो 1,80,000 क्या? हाँ। सेकेंड, now vehicles that are purchased on 15th March 2019, is it light? Yes। क्या होगा इसका? 7500 इंटू 1 व्हीकल इंटू हाउ मेनी मंथ्स? 15 दिन ना? 1 month, करेक्ट, 1 month। 7500। थर्ड, 16 जुलाई 2018, कितना है? ये भी लाइट ही है। अच्छा, एक याद रखना ना, सुनो ना, यहां मैंने अगर बोल दिया होता कि फर्म है, फर्म ने सैलरी पे किया, तो जो भी प्रिजम्पटिव इनकम आएगा ना, उसमें से पार्टनर सैलरी और इंटरेस्ट लेस करने का 44AE एक तो इंपॉर्टेंट है, इसमें अमेंडमेंट हुआ है, और इससे एक ही सेक्शन है जहां से पार्टनर सैलरी और इंटरेस्ट लेस करना अलाउड है। अगर यहाँ होता ना, मिस्टर एक्स स्टार्टेड इट एज अ पार्टनरशिप बिजनेस विथ हिज फ्रेंड वाई एंड दे पेड सैलरी टू ईच अदर, फर्म पेड सैलरी टू बोथ ऑफ देम, then what firm paid salary to both of them, then what we would do, 44A का जो अभी अमाउंट आएगा ना, उसमें से सैलरी और इंटरेस्ट लेस करने का। समझ में आ रहा है ना? हाँ, गलती नहीं करना। चलो 16 जुलाई मतलब कितना? 9। 7500 इंटू कितनी व्हीकल्स है? 3 इंटू 9 months, कितना आता है? 2 लाख। नेक्स्ट इज सेकेंड जैन 2019 वो परचेज किया, वो क्या है? लाइट। एवरी व्हीकल जिसका अनलेडन वेट 12,000 kg से ज्यादा है वो हैवी होता है। तो एक ही व्हीकल है, 7500 इंटू 1 व्हीकल इंटू 2 months, नो 3 months, जैन फेब एंड मार्च, 22,500, बराबर। फिफ्थ वन, व्हीकल परचेज ऑन 29th August 2018 कर दो उधर। दो है ना? ये हैवी हो गया ना, लेकिन अभी दिस इज हैवी। तो टन मतलब कितना? 15,000 kg डिवाइडेड बाय 1000 मतलब कितना टन हो गया? 15 टन। 15 टन के लिए 1000 इंटू कितने महीने? अगस्त से लेके है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 8। 15 8 4 2, ओके, 2 व्हीकल्स, 8 months, 2 व्हीकल्स, 15 टन, कितना आ रहा है? 2,40,000। एंड लास्ट
23 Feb 2019 को जो खरीदा वो क्या है, हैवी, एक ही है क्या, तो वापस 15 टन हो गया वो, इंटू 1000 इंटू एक गाड़ी इंटू 2 महीने 30, तो कितना आ रहा है, 3 lakhs क्या, नहीं 30,000, टेक अ टोटल of 1 to 6, टोटल ले लो एंड देन राइट डाउन टोटल इनकम अंडर 44 AE, बराबर. अमेंडमेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अमेंडमेंट हैज टेकन प्लेस हियर, सो आई हैव डन इट दिस क्वेश्चन विथ यू. देखो टोटल इनकम अंडर सेक्शन 44 AE is how much, 6,82,500. All okay with this? Done है क्या? Now students, I of course cannot take questions on all concepts. Like there's a concept like 35 AD, उसके ऊपर मैंने क्लास में हम रेगुलर इसमें 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, तो यू मस्ट सी दैट एक आध अगर कंसेप्ट नहीं लिया गया है आपको बिल्कुल करना है. आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू कवर 100% सिलेबस ओके ओवर हियर, सो प्लीज अंडरस्टैंड. अमेंडमेंट्स आई एम कवरिंग कंप्लीटली, ठीक है. सो टोटल इनकम 682,500, ऑल ओके विद दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, वुड योर आंसर चेंजेस, सो विल जस्ट राइट डाउन वुड योर आंसर चेंज इफ द गुड्स परचेज जो अप्रैल 2018 में 2 गाड़ी ली है वो पुट टू यूज जुलाई में किया, तो आंसर वुड नॉट चेंज बिकॉज पुट टू यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट. सो राइट डाउन देयर विल बी नो चेंज इन द आंसर. There will be no change in the answer even if the two vehicles purchased in April 2018, even if the two vehicles purchased in April 2018 are put to use in July 18, are put to use in July 18. For this section, ownership is important. For this section, ownership is important and not when. Ownership is important and not when the vehicles are put to use. And not when the vehicles are put to use. Come on, 8th one. Again it's a module question, you simple question, उधर ही allowable not allowable पढ़ लो जल्दी से. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने एक्चुअली और एक क्वेश्चन ऐड किया हुआ था, वो डिलीट कर दिया आज. 35 AD वाला एक क्वेश्चन लिया था बट देन ठीक है. ओ इधर नहीं है क्या? आई डोंट हैव दीज फर्दर क्वेश्चंस. अच्छा इनिशियली मैंने नहीं ऐड किए रहेंगे और ऐड किए ना बाद में, ठीक है. Yeah, so what do you think is allowable, disallowable over there? It's a module question. During the year, see, the following payments or expenditure were incurred by Yuhan Raja, a resident individual whose turnover in the last year was 99 lakhs. So last year he was not covered under tax audit. बराबर है, इंडिविजुअल है ये, मतलब इसको
सारे पेमेंट्स के लिए टीडीएस का प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, बट फॉर सम इट इज एप्लीकेबल। ना इट्स अ डिफरेंट काइंड। सी क्या होता है रिवीजन में, सो आई हैव टू डू सम वैल्यू एडिशन ऑल्सो, आई हैव टू लाइक टेल यू, यस ये अलग वाला पॉइंट है, आप नोट कर लो। तो जैसे यहाँ पे पहला है, इंटरेस्ट ऑफ 12,000 वॉज पेड टू रहमान एंड कंपनी, अ रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म, विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। सो यहाँ पे नो डिसअलावेंस। इसका आंसर क्या है पहले वाले का? ओके, 1 सी, आई टेल यू। फर्स्ट वाले का भी आंसर क्या है? नो, राइट डाउन, नो डिसअलावेंस अंडर सेक्शन 40A because TDS provisions are not applicable to the assessee as last year his turnover is less than 1 CR, that is no tax audit। क्योंकि उसको लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट है ही नहीं, ही इज नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। तो इफ इज नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, उसने कुछ गलत काम किया ही नहीं। यू आर सपोज टू डिडक्ट टीडीएस व्हेन टीडीएस प्रोविजंस बिकम एप्लीकेबल। ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है। यस, हाँ, यू टेल मी वन थिंग, लास्ट ईयर वो टैक्स ऑडिट में कवर्ड था या कवर्ड नहीं था? नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ही ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव नो, दैट मीन्स इज नॉट कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट, सो नो टीडीएस प्रोविजन इज एप्लीकेबल। 44AB में कवर्ड होना चाहिए टैक्स ऑडिट में। सेकेंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से पढ़ो सेकेंड वाला पॉइंट। क्यों मैंने ऐसा किया है, क्यों मैंने ये आंसर दिया सेकंड पॉइंट के लिए? Yes, there's a disallowance for under 40A is there, your salary is there, salary पे TDS कट कौन करता है? Employer. What is the criteria? Employer has to deduct TDS if the salary paid to you in the year exceeds basic exemption limit. तो यहाँ पे एम्प्लॉयर लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट में था या लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट में नहीं था, उससे फर्क नहीं पड़ता। सैलरी के लिए एवरी एम्प्लॉयर, whether he is covered under tax audit or no, he has to deduct TDS। Now students, ये अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे पीजीबीपी में ढूंढोगे, इसकी प्रोविजन यहाँ नहीं मिलने वाली। ये प्रोविजन कहाँ मिलेंगी? टीडीएस के चैप्टर में, एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस। बट क्योंकि ये इससे लिंक्ड है तो अभी सीख सकते हो, ऐसा नहीं है कि टीडीएस इज न्यू फॉर यू। सो आई एम टीचिंग, अंडरस्टैंड, लिसन, देयर आर सम कांसेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू वन मोर थिंग, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करने लगोगे, कुछ कंसेप्ट ऐसी होती है जिसका अंडरस्टैंडिंग आपका अलग होता है और आप पढ़ने के बाद आपको रियल अंडरस्टैंडिंग होता है। इट इज गोइंग टू हैपन, देयर इज गोइंग टू बी रियलाइजेशन व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग एंड डूइंग दीज थिंग्स। यू डोंट हैव टू वरी, टेंशन नहीं लेना है, बी हैप्पी दैट रियलाइजेशन हो गया है। समझा क्या? फर्स्ट थिंग, डोंट टेक टेंशन, ठीक है? लास्ट मिनट ऑफ द एग्जाम तक, एक दिन पहले तक आपको कुछ ना कुछ नया ऐसे लगेगा, अच्छा ये ऐसा होता है, ये ऐसे होने वाला है। डोंट वरी अबाउट इट, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है? हाँ हाँ, आईसीआई को देने का, एग्जैक्टली चलो, सो पहले ये लिखो तो मैं आपको डिक्टेट करती हूँ। डन? क्या लिखा? क्या नोट यहां पे लिखो, एम्प्लॉयर हैज टू डिडक्ट टीडीएस ऑन सैलरी, एम्प्लॉयर हैज टू डिडक्ट टीडीएस ऑन सैलरी
employer has to deduct TDS on salary. If the salary paid to the employee exceeds basic exemption limit. If the salary paid to the employee exceeds basic exemption limit. The applicability of TDS on salary. The applicability of TDS on salary is not dependent. The applicability of TDS on salary is not dependent on employer's turnover of the last year. Is not dependent on employer's turnover of last year. Okay. Now understand. See, employers, first, if I am liable to deduct TDS, I should. If I don't, then there will be 48 का disallowance. So, in the first situation, जहां पे आपने क्या पे किया था, इंटरेस्ट टू अ फर्म, 10,000 के ऊपर 5,000 के ऊपर इंटरेस्ट है, हाँ तो मुझे टीडीएस एप्लीकेबल होता है. बट आई एम नॉट कवर्ड अंडर टीडीएस प्रोविजन बिकॉज लास्ट ईयर माई टर्नओवर डिड नॉट एक्सीड 1 करोड़, सो आई वाज नॉट कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट. तो टीडीएस प्रोविजन मुझे एप्लीकेबल ही नहीं है, तो डिसअलाउंस का सवाल ही नहीं आता. डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिसअलाउंस because TDS provision is not applicable. I am not required to deduct TDS. Now, for salary, am I required to deduct TDS in this situation? Yes, because salary ka TDS deduction is not dependent on my turnover. I am the employer. It is dependent upon how much salary I give you. The salary that I give you exceeds basic exemption, then I must deduct TDS. I didn't deduct, so punishment, 30% disallowance. Correct? Third one, commission of 16,000 was paid to Vidyasagar without deduction of TDS. Again, the same thing. No TDS is applicable here. TDS provision individual को तभी applicable होती है when I am covered under tax audit in the last year. क्या इस rule का कोई exception है? हाँ, salary. I am supposed to deduct TDS only when I am covered under tax audit in the last year. Does this rule have some exception? Yes, one. That is salary. समझा क्या? हाँ. तो third वाला लिखो. No disallowance. No disallowance under section 40A. Because TDS provision are not applicable. To the assessee. Because TDS provisions are not applicable to the assessee. क्यों नहीं applicable है? Because he is not covered in the tax audit in the last year. याद रखना, इस साल के टर्नओवर पे डिपेंडेंट नहीं है. ये मुझे कब फिर इस साल के टर्नओवर पे डिपेंडेंट होता तो मुझे ईयर के एंड पे पता चलता. दैट इज व्हाई इट इज डिपेंडेंट ऑन द टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर. Write down as TDS provision not applicable to the assessee as not covered under tax audit in the last year. बराबर? ये तुम लोग 16th होमवर्क के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए करोगे क्या? क्या अभी कर दूं सॉल्व? हाँ, कर दूं फिनिश? 16 2 हो जाएंगे अभी कंप्लीट. करोगे होमवर्क? ठीक है, करो. फिर नेक्स्ट वाला करते. चलो. What I gave you for homework 16th ना, मतलब आइजैक वाला क्वेश्चन. हाँ, आपके यहाँ नंबरिंग थोड़ा ये हो गया रहेगा, देख लो एक बार. 16th क्वेश्चन मतलब आइजैक वाला क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन 17 विनोद वाला क्वेश्चन, इट इज अगेन अ मॉड्यूल क्वेश्चन.
सो आप पढ़ लो जल्दी से क्वेश्चन. एंड इट रिलेट्स टू अ प्रोविजन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स 44AA. एक बार 44AA का टेबल ओपन कर दो, देख लो, मैं डिस्कस भी करती हूँ, आंसर भी डिस्कस करती हूँ आपके साथ. इधर डी वाले पार्ट में ना एक करेक्शन, आई डोंट नो तभी बोला रहेगा मैंने आपको, बट देख लो यहाँ पे कर देना डी वाले पार्ट, इन ऑल थ्री नहीं, इन एनी ऑफ द थ्री कर देना. यू नो आई टेल यू, मैं आपको ना ये लर्न करने के लिए या याद रखने के लिए एक सेंटेंस बोलती हूँ तो आपको इजी जाएगा. मुझे एक चीज बताना, आई टेल यू वन थिंग, ए एंड बी, फर्स्ट अंडरस्टैंड देयर इज अ स्पेसिफाइड प्रोफेशन. हाँ, देयर इज अ स्पेसिफाइड प्रोफेशन. तो ए एंड बी जो है, पहले दो पॉइंट्स. अच्छा, मैं एक और चीज बताती हूँ. 44AA अगर आप एक्ट खोलते हो तो ऐसा सेक्शन वाइज या टेबल फॉर्म में नहीं होता है. देयर इज अ सबसेक्शन 44AA सबसेक्शन 1, मतलब क्लॉज 1 says who is a specified profession, then 2 talks about क्या books maintain करना. ये table form and all that is for our understanding. If you think this is not that way, there's some shorter way that we can remember it, great. Like I'll tell you, A और B में is applicable for specified profession. Who is a specified profession? Legal, accountancy, interior decoration, architect, advocate, medical, and film artist. Okay, so in this case the question में assessee is a film artist, so is he a specified profession? Yes. Now specified profession needs to maintain books of accounts compulsorily, needs to maintain books that are specified under rule 6F. एक रूल बना है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट होता है उसके रूल्स भी होते हैं. यू नो, एक्ट में सब कुछ इसमें नहीं दिया जाता है, कुछ चीजें कहाँ दी जाती है, रूल्स में होती है. सो इन what books you need to maintain, a list has been given in rule 6F. okay, now ये जो लिस्ट दिया ये किसको एप्लीकेबल है? ओनली स्पेसिफाइड प्रोफेशंस जिनका ग्रॉस जिनका रिसीट्स एक्सीड्स 1,50,000 इन ऑल 3 years. तो ये देखो, अगर आप ये देखते हो बी वाला पॉइंट, ग्रॉस रिसीट्स इन स्पेसिफाइड प्रोफेशन एक्सीड्स 1,50,000 in all 3 years immediately preceding the previous year, देन दे हैव टू मेंटेन. एक लिस्ट दिया है, ये लिस्ट कहाँ दिया है? 6F में. फिर उनको ये मेंटेन करना है. मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो डोंट रिमेंबर द अदर कंडीशन. आप उल्टा याद रखो ना कि ऑल 3 years में 150 क्रॉस हो गया तो बुक्स मेंटेन करना कंपलसरी है, और ऐसा नहीं हुआ तो मेंटेन सच बुक्स विच विल अनेबल द एओ टू कंप्यूट योर इनकम. मतलब आप सिंपल एक ये भी रख सकते हो, रिसीट एंड पेमेंट, खत्म. यू से आई डोंट मेंटेन बुक्स, I don't have a cash book, I don't have a sales ledger, I don't have a general ledger. Why? Because Income Tax Act ने मुझे नहीं स्पेसिफाई किया. सो स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए टेबल के वहां पे अगर आपको एक सेंटेंस लिखना है तो आप ऐसा लिखो, स्पेसिफाइड प्रोफेशंस नीड टू मेंटेन बुक्स एज पर रूल 6F ओनली इफ देयर रिसीट्स एक्सीड 1,50,000 इन ऑल 3 years. रिमेंबर ओनली दैट. तो यू शुड चेक, ओ आर द रिसीट्स एक्सीडिंग, जैसे इस केस में प्रॉब्लम में देखो, एक साल में रिसीट्स है 1,15,000, फिर 180, फिर 210. So are the receipts exceeding 150 in all 3 years? No. So you don't have to maintain the books as per this list. You can maintain books that will help the assessing officer to compute your income. That's all.
तो मैं क्या बोल रही हूँ, आपको ए बी दोनों लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप लर्न करते वक्त बी लर्न करो कि बुक्स कब मेंटेन करनी है, when you exceed the gross receipts of 1,50,000 in all 3 years, बस। और जब बी सेटिस्फाई नहीं होगा तो ए आ जाएगा। तो आपको सब लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? समझा कि नहीं समझा? ठीक है। तो मैं आंसर डिक्टेट करूँ, पहले ये फिनिश करती हूँ, रुको फिर। और मुझे ऐसे लगता है फिर सी और डी में आपने क्या याद रखना है, देन रिमेंबर सी वाला, सी वाला। यहाँ पे सी और डी में कौन सा लर्न करना है, इजी लर्न करने के लिए सी है। व्हाट डज सी से? सी सेज यू आर अ नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, लाइक आई एम अ बिजनेसमैन ट्रेडिंग इन कंप्यूटर्स। तो मेरा बिजनेस स्पेसिफाइड इसमें आता है क्या? नहीं, आई एम डूइंग ट्रेडिंग इन कंप्यूटर्स, आई एम अ नॉन स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देन हियर दे हैव सेड इफ देयर इनकम from the business or profession exceeds 120 or the turnover exceeds 10 lakhs in any one of the previous year, in any one of the previous year, then he is not required to maintain any books. कुछ भी मेंटेन नहीं किया तो चलेगा। हाँ, बट ऐसा ना नहीं होता है, एवरीबडी नाउअडेज वांट्स टू मेंटेन। ठीक है, ठीक है क्या? देखो एक बार सी और डी देखो। यहाँ पे ऑल 3 का क्राइटेरिया नहीं है। अगर लास्ट ईयर में उनका टर्नओवर किसी भी एक, और डू यू थिंक डी इज इजी टू रिमेंबर? आई थिंक सी इज ओनली इजी। सी इज द ओनली वन कैटेगरी जहां पे आपने बुक्स मेंटेन नहीं किए तो भी चलते। क्या है ये, कौन सी कैटेगरी है? नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, जिनके रिसीट्स 1,20,000 या 10 लाख, दे डू नॉट एक्सीड इन एनी वन ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। एनी वन ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये उनका 1,20,000 या 10 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब कम है, उससे कम है, इसलिए उनको कोई बुक्स मेंटेन नहीं किया तो भी चलेगा। बराबर है? मतलब किसी भी एक साल में भी अगर ये एक्सीड हो गया तो यू विल हैव टू मेंटेन सच बुक्स दैट विल अनेबल द एओ टू कंप्यूट द इनकम। ए बी सी डी ई, सुनो, ई इज फॉर प्रिजम्पटिव बेसिस। जो प्रिजम्पटिव बेसिस ऑप्ट नहीं करते उनको बुक्स मेंटेन करनी है। कौन सी बुक्स? लिस्ट नहीं दी है, लिस्ट सिर्फ कैटेगरी बी के लिए है। लिस्ट सिर्फ किसके लिए है? कैटेगरी बी। कैटेगरी बी कौन है? स्पेसिफाइड। कैटेगरी बी कौन है? स्पेसिफाइड। इसके ऊपर आया तो थ्योरी क्वेश्चन या एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो लर्न करते वक्त कौन सा लर्न करना? बी और सी, और बाकी का फिर उल्टा। ऐसे आप करते हो ना, सेट्स होते हैं ना आपको मैथ्स में, एक्सक्लूसिव एंड यू नो, तो वो टाइप में यू हैव टू रिमेंबर, देन यू विल अंडरस्टैंड इट। अदरवाइज समटाइम्स अंडरस्टैंड बिकम्स इजी डिफिकल्ट, तो यू हैव टू रिमेंबर। अगर बी आ गया तो ए उसका ऑपोजिट आने ही वाला है आपको। क्या बोलते हैं वैसे वो सेट्स को, क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव एंड ऑल, है ना मैथ्स में था। मैंने भी तभी पढ़ा है। It's very interesting and a nice concept, no? Okay, coming back to our question, write down. Write down, Vinod is a film artist and therefore a specified profession. Vinod is a film artist and a specified profession. Vinod is a film artist and a specified profession. Correct? Then write down, for specified profession, maintenance of books, for specified profession, maintenance of books as per rule 6F. Maintenance of books as per rule 6F is required only if their gross receipts,
exceed 1,50,000. Only if their gross receipts exceed 1,50,000 in all 3 years. हाँ, all 3 preceding year. In all 3 preceding year. Correct? In this case, the gross receipts do not exceed 1,50,000 in all 3 preceding years. In this case, the gross receipts do not exceed 1,50,000 in all 3 preceding years. नहीं हो रहे ना exceed. एक साल में कम है ना, एक 15 है ना. They do not exceed. Do not exceed 1,50,000 in all 3 preceding years. Therefore, no need to maintain books as per Rule 6F. Therefore, no need to maintain books as per Rule 6F. But assessee can maintain. No need to maintain books as per Rule 6F. But assessee can maintain. Can maintain what? Books. Can maintain such books that will enable the assessing officer. Maintain such books that will enable the assessing officer. That will enable the assessing officer to compute his income. Correct? Done है या conceptual questions करो और? No? Okay, so listen. हाँ, class है वो. So we are done right now with it, and मैं Monday को what I will do, I think 1.5 hour I'll spend for PGBP. conceptual questions करवा के लूंगी और थोड़ा सा theory part जो बचा है, एक हाथ दो concept वो बता के I will start with. what do you want me to start with? iOS और capital gains? नंतर घेते हे उद्या capital gains और iOS? Capital gains. Okay, so I'll start with capital gains. See you on Monday. Enjoy your Sunday now.